दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। क्या सामाजिक तानों से तंग आकर एक पिता ने अपनी ही 25 साल की बेटी की हत्या कर दी? जिस बेटी को पढ़ा लिखा कर शोहरत की बुलंदियों के रास्ते पर पहुंचाया, क्या उस बेटी की हत्या महज कुछ लोगों के कोसने पर कर दी गई? शुरुआती जांच की थ्योरी में दिल्ली से सटे गुरुग्राम के राधिका हत्याकांड में यही वजह सामने आई है, लेकिन इस थ्योरी पर कोई यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि बाप बेटी की केमिस्ट्री ने इस हत्याकांड की मिस्ट्री को उलझा दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं, ताने की वजह से ही क्या हत्या की गई, या फिर यह ताना सिर्फ बहाना है? सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को झकझोर देने वाली खबर आज जनहित की कवर स्टोरी है। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। जनहित की शुरुआत आज एक ऐसी खबर से जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। कमजोर दिल वाले आज की इस खबर से परेशान हो सकते हैं। मैं भी इस खबर को बताते वक्त सहज महसूस नहीं कर रही। कोई पिता जो अपनी बेटी को 25 साल तक पाल पोस कर बड़ा करता है, वो कैसे अपने ही हाथों से उसका खून कर देता है? कोई पिता इतना निर्दयी क्रूर कैसे हो सकता है कि जिस बेटी को उसने सालों से अपनी गोद में खिलाया, सीने से चिपका कर रखा, उसे गोली मार दे? दिल को दहलाने वाली खबर दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। टेनिस खिलाड़ी रही राधिका का ये वीडियो, अब प्यारी सी ये बच्ची इस दुनिया में है नहीं। बताया जा रहा है कि राधिका के पिता दीपक यादव उसके इसी वीडियो से नाराज थे। कहा जा रहा है उसी नाराजगी में दीपक ने गुरुवार की सुबह 4 गोलियां मारकर अपनी ही बेटी की जान ले ली। लेकिन इस दावे पर यकीन करना आसान नहीं है, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता अपने बयान बार बार बदल रहा है, जिसकी वजह से इस हत्याकांड को लेकर अब अलग तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है। पहली थ्योरी यह है कि बेटी के रील बनाने की वजह से पिता ने हत्या की। दूसरी थ्योरी यह कह रही है कि समाज के ताने से नाराज होकर पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। दबी जुबान अब जिस तीसरी थ्योरी की बात हो रही है, वो थ्योरी है हॉरर किलिंग की। सवाल यह है कि यही तीनों थ्योरी है या फिर कोई और चौथी वजह, चौथा कारण भी है? हत्या के कारणों की तहकीकात पुलिस कर रही है। क्या कुछ जानकारी सामने आई है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले राधिका हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन देखिए। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में राधिका के परिवार का 3 मंजिला मकान है। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा का परिवार रहता है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर राधिका अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहती थी। आपकी टीवी स्क्रीन पर राधिका का यह वही घर है जिसमें उसकी हत्या की गई। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक गुरुवार की सुबह 10:30 बजे का वक्त था जब बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से गोलियों की आवाज सुनाई दी। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले राधिका के चाचा कुलदीप यादव अपने बेटे के साथ ऊपर भागते हुए पहुंचे, जहां 25 साल की राधिका खून से लथपथ पड़ी हुई थी। चाचा ही उसे लेकर सेक्टर 56 के एशिया अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। फिर अस्पताल ने उसी वक्त पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, घर जाकर राधिका के पिता से पूछताछ की, तो उन्होंने हत्या की बात कबूल कर ली है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि बेटी को गोली मारने के बाद दीपक यादव घर में ही रहा। लाइसेंस पिस्टल से कुल 5 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 4 राधिका को लगी। जिस वक्त राधिका को उसके पिता दीपक यादव ने गोली मारी, उस वक्त वो अपने पापा के लिए किचन में सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि बतौर एफआईआर राधिका की मां बीमार थी और दूसरे कमरे में वो आराम कर रही थी। आप देखिए, ये इस समय वही घर है जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो राधिका यादव के पिता थे दीपक यादव, वो अपनी बेटी के द्वारा बनाए गए रील को लेकर काफी परेशान चल रहे थे। चूंकि जो राधिका यादव है वो एक टेनिस अकादमी भी चलाती थी, जिसकी वजह से भी उनमें नाराजगी थी। जो एफआईआर दर्ज की गई पुलिस के द्वारा, उस एफआईआर के मुताबिक ये बताया गया कि दीपक यादव ने इस मामले में अपने गुनाह को कबूल किया है।
इस हत्याकांड को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही है। मैंने शुरुआत में ही 4 थ्योरी के बारे में आपको बताई भी है। सूत्रों के हवाले से एक बात जो कही जा रही है वो ये कि राधिका के पिता दीपक यादव अपनी बेटी के वीडियो बनाने के शौक से खुश नहीं थे। राधिका थी तो टेनिस की खिलाड़ी, लेकिन उसे वीडियो बनाना बेहद पसंद था। यूट्यूब पर पिछले साल 20 जून को एक वीडियो अपलोड किया गया। कारवां नाम के इस एल्बम गीत में राधिका दिखाई दे रही है। राधिका के साथ को एक्टर के तौर पर इनाम उल हक का नाम सामने आ रहा है, जो लड़का इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनाम गायक है और राधिका के साथ उसके साथ इस वीडियो को फिल्माया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दीपक यादव ने बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था। राधिका से पिता दीपक यादव ने इस एल्बम वाले वीडियो को भी हटाने के लिए कहा था, जिसकी वजह से दोनों में कहासुनी हुई थी। अब जो दूसरी थ्योरी सामने आ रही है उस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें सवाल ही सवाल हैं। एफआईआर के मुताबिक हत्या के कारण की जो वजह बताई जा रही है वो वजह है टेनिस एकेडमी। 25 साल की राधिका टेनिस की उम्दा खिलाड़ी थी। देश विदेश में उसने कई अवार्ड जीते। स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक की अच्छी रैंकिंग मिली हुई थी। बताया जा रहा है कि राधिका को पिछले साल चोट लग गई, जिसकी वजह से उसने टेनिस एकेडमी खोल ली थी। एबीपी न्यूज को एक वीडियो भी मिला है जिसमें राधिका बच्ची को टेनिस सिखाती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 57 में टेनिस एकेडमी है। बताया जा रहा है कि इस एकेडमी को खोलने के लिए पिछले साल दीपक यादव ने खूब खर्च किए थे। यहीं पर राधिका रोज बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देती। इस एकेडमी को उसने कुछ दिनों पहले छोड़ दिया था। इन दिनों गुरुग्राम के सेक्टर 61 की एकेडमी में वो ट्रेनिंग देने जाती। इस एकेडमी के हिस्से को किराए पर ले रखा था। अभी करीब 50 बच्चे यहां राधिका से ट्रेनिंग लिया करते थे। यहीं से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मनोज वर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके जरिए बहुत सारे सवाल आपके जहन में आएंगे। इस वक्त तन्नू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तन्नू यहाँ के केयर टेकर हैं जिस ग्राउंड के अंदर राधिका आती थी। तन्नू, राधिका यहाँ पर कब से आना शुरू किया था और कितने बच्चों को ट्रेनिंग देती थी? तो मतलब ऐसे दिन तारीख तो नहीं पता है, ये है एक महीना या 25 दिन मतलब यहाँ पे ग्राउंड पे थी। फिर उसके बाद मैं अपने भाई की शादी करके आया तो उसके बाद में नहीं आई। ये नहीं पता किस लिए नहीं आई, क्या वजह थी। इकला आती थी। किस टाइम आती थी और कितने बच्चों को ट्रेनिंग देती थी? 7 बजे आती थी। सुबह मतलब 7 बजे का टाइम था और शाम को वो 3-4 बजे का टाइम था। हाँ, बस यही टाइम था सर। तो वो अकेली आती थी या किसी और के साथ आती थी? टेम्पू से आती थी और मतलब अपने टेम्पो से चली जाती थी। कभी कभार बच्चों के साथ जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ चली जाती थी। कभी उनके पिताजी वगैरह कोई यहाँ पर आया? कोई नहीं आया सर, यहाँ पे कोई नहीं आया। पुलिस को दीपक यादव ने जो शुरुआती बयान दिया उसमें इसी टेनिस एकेडमी को हत्या की वजह बताया गया। राधिका के पिता दीपक की ओर से कहा गया, मेरी लड़की राधिका टेनिस की प्लेयर है और नेशनल तक खेली है, काफी ट्रॉफी भी जीती। कुछ दिन पहले कंधे में चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पा रही थी। उसने अपनी एकेडमी खोल रखी थी जहां बच्चों को ट्रेनिंग देती। जब मैं गांव में दूध लेने वजीराबाद जाता तो लोग मुझे कहते कि तुम लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफी परेशान था। लोग मेरी लड़की के चरित्र पर उंगली उठाते थे। मैंने अपनी लड़की से टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरे दिमाग में इसी की टेंशन रहती थी, जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाती, जिससे मैं काफी परेशान था और इसीलिए मैंने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खाना बनाते वक्त उसकी हत्या कर दी। अब सवाल यह है कि क्या दीपक यादव ने जो शुरुआती बयान दिया है वो वाकई में सच है या फिर बात कुछ और है? कहीं दीपक पुलिस को गुमराह करने में तो नहीं लगा हुआ है? इस थ्योरी पर सवाल उठने की कई वजह हैं। पहले अफजल नाम के उस शख्स का बयान सुनिए जो टेनिस एकेडमी में राधिका और उसके पिता की बॉन्डिंग का गवाह रहा है। यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे तक। हाँ, मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। कितने बच्चे आते थे खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, 20 भाई। उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं। अब मेरे कुछ सवाल हैं। क्या सिर्फ ताने की वजह से कोई पिता अपनी ही बेटी की हत्या कर देगा?
अगर पसंद नहीं था तो फिर एकेडमी खोलने के लिए पिता ने ही पैसे क्यों दिए? दीपक ने अपनी बेटी राधिका के लिए क्यों महंगे टेनिस रैकेट खरीदे? एकेडमी को लेकर दीपक के मन में उलझन थी तो राधिका के साथ क्यों जाते थे? कहीं दीपक यादव ने ताने की मनगढ़ंत थ्योरी तो नहीं गढ़ी है? राधिका को जानने वाले बताते हैं कि वो स्वभाव से बेहद शांत और सौम्य लड़की थी, यानी झगड़ालू बिल्कुल नहीं। ऐसे में पिता की बात वो नहीं मान रही थी, इसीलिए हत्या कर दी। इस बात में दम दिखाई नहीं देता। हरियाणा टेनिस के सीईओ सुमन कपूर राधिका के स्वभाव के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, सुनिए। बहुत अच्छी बच्ची थी, उसका आचरण, उसका डिसिप्लिन, उसकी बाइंडिंग ऑफ द टीम वाज फैंटास्टिक। वी हैड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेंडिंग 1 वीक टुगेदर। एक हफ्ता पूरे हम नेशनल गेम्स के दौरान गोवा में रहे 2023 में। सारी टीम उससे बहुत खुश थी, वो सबके साथ बड़ी खुश थी। कोई हमें दिक्कत किसी किस्म की उसके आचरण में, उसके दिमागी हालत में कुछ भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि कोई किसी से भी उसको कोई शिकायत रही हो, किसी को उससे कोई शिकायत रही हो। वैसे तो भारतीय समाज में बेटी अगर पैसे कमाए तो पिता को सुनाने वाले बहुत से लोग मिल भी जाते हैं। देश के बहुत से इलाके में बेटियों के काम करने को समाज आज भी अच्छा नहीं मानता, नहीं स्वीकार करता। अगर बेटी की कमाई से ही घर चल रहा है तो फिर समाज उसे स्वीकार करने में सहज नहीं हो पाता और परिवार के लोगों को ताने सुनाने लगता है। लेकिन इस केस में ताने वाली थ्योरी सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिस पिता की कमाई हर महीने 5 से 10 लाख रुपए की हो, उसे कोई बेटी की कमाई खाने का ताना कैसे दे सकता है? दीपक यादव को आज गुरुग्राम कोर्ट में पुलिस ने पेश किया। ये उसी समय की तस्वीरें हैं। पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की ही पुलिस कस्टडी दी है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस ने कोर्ट में रिमांड को लेकर जो दलीलें दी हैं उसमें हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने, आरोपी के बार बार अपने बयान बदलने, पूछताछ में सहयोग नहीं करने, हत्या की असली वजह पता लगाने जैसी बहुत सारी बातें कही गई हैं। हालांकि पुलिस ने शाम को हथियार बरामद कर लिया। पुलिस को दीपक की कहानी पर शक है, क्योंकि दीपक आर्थिक रूप से काफी सक्षम है। पूरा परिवार हर तरह से मजबूत है। बेटी के करियर पर दीपक यादव ने पानी की तरह पैसे बहाए थे, करोड़ रुपए खर्च किए थे। खुद दीपक की कमाई हर महीने लाखों में है। ऐसे में बेटी की कमाई खाने वाले ताने की वजह से हत्या कर देने वाली बात पर शक हो रहा है। पुलिस को पहले दीपक ने टेनिस एकेडमी वाला बयान दिया। बाद में उसने ये कहा कि राधिका के सोशल मीडिया पर सक्रिय होना उसे पसंद नहीं था, इस वजह से हत्या की। सूत्रों के मुताबिक राधिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। इस वजह से वो कई सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के संपर्क में भी थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दीपक एक बयान पर टिक नहीं रहा, इस वजह से मोटिव साफ नहीं हो पा रहा। हालांकि रिमांड में लेने के बाद पुलिस ने जो बयान मीडिया को दिया है उसमें सामाजिक ताने को ही वजह बताया गया है। ऑनर किलिंग या बाकी थ्योरी को शुरुआती जांच में खारिज किया गया है। अम्युनिशन बरामद करना है। जो सर्विस रिवॉल्वर था, तो उसने जो असला लिया था उस समय कितने अम्युनिशन खरीदे थे, वो अम्युनिशन ने जो हमारे से 6 बरामद हुए हैं, बाकी बरामद करने हैं। रिमांड पर भेजा। अब कितने दिन की रिमांड मिली है? 1 दिन का मिला है। 1 दिन का मोटिव क्या बताया? बता दी वही मोटिव है। कोई क्या टेनिस एकेडमी से नाराज? हाँ वैसे उसी से। हाँ उसी से। तो लेकिन सर इसका तो ऑलरेडी इतना किराया आता था, लाखों रुपए, फिर उसके बावजूद भी क्यों मारा, समझ में नहीं आया। ये कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। इस मर्डर मिस्ट्री में कुछ और किरदार हैं और उन किरदारों की वजह से भी ये गुत्थी उलझी हुई दिखाई देती है। राधिका की हत्या हुई, आरोप पिता दीपक यादव पर है जो गिरफ्तार है। हत्या के वक्त राधिका की मां मंजू भी फ्लैट में ही मौजूद थी, जबकि राधिका के भाई धीरज यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वारदात के वक्त वो घर पर नहीं थे। एफआईआर में पिता दीपक यादव के हवाले से ये बातें दर्ज की गई हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर के मुताबिक पुलिस के कहने पर भी मां मंजू देवी ने वारदात को लेकर बयान दर्ज नहीं करवाया। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि आरोपी की पत्नी मंजू यादव से कई बार कहा गया कि बयान लिखवा दो, लेकिन मंजू ने बयान लिखवाने से मना कर दिया। मौखिक तौर पर कहा कि मुझे तो बुखार था, मैं कमरे में लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ, मेरे पति ने क्यों मेरी बेटी की हत्या की, मेरी लड़की राधिका यादव का चरित्र ठीक था, फिर भी मेरे पति ने इसकी हत्या क्यों की। अपने आप में यह बहुत बड़ा बयान है कि पत्नी को नहीं पता कि पति ने बेटी की हत्या क्यों की। अगर टेनिस एकेडमी की वजह से नाराजगी की कोई बात थी तो राधिका की मां ने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी।
अगर राधिका से पिता का विवाद हुआ या कहासुनी कभी हुई तो फिर मां ने इस बारे में पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया? क्या राधिका की मां भी कुछ छिपा रही हैं? इस पूरे मामले में परिवार की ओर से भी मीडिया में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। एक बाप ने बेटी को कथित तानों की वजह से गोली मार दी, जान ले ली, लेकिन पिता का कलेजा नहीं पसीजा। बेटी को अस्पताल देखने भी नहीं गया कि जिंदा है या फिर वो मर चुकी है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के मुताबिक राधिका यादव की रैंकिंग 113 थी। देश में महिला रैंकिंग 35वें नंबर पर, राज्य में रैंकिंग में 5वें स्थान पर थी। वो राधिका की हत्या से टेनिस जगत में शोक का माहौल है। जानने वाले स्तब्ध हैं। इंडिया में 35 रैंक थी विमेंस के अंदर, और बट लेटली जो मुझे पता चला है कि वो 2 साल से खुद compete नहीं कर रही थी। उन्होंने अपनी एक टेनिस एकेडमी शुरू करी थी गुड़गांव में, जो बाकी बच्चों को कोचिंग करने के लिए, और वो सपोर्टेड बाय हर फादर ही थी। और कई लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि टेनिस कम्युनिटी बिल्कुल शॉक में है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई अनयूजुअल चीज़ें हमें पता नहीं चली कि फादर भी बहुत इनकरेजिंग ही थे। कभी उन्होंने लॉस ऑफ टेम्पर या ऐसा कुछ कभी एग्जिबिट नहीं किया। ताने वाली थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन क्या वास्तव में कोई पिता अपनी बेटी को सामाजिक ताने की वजह से मार देगा? वो भी उस बेटी को जिसने देश और दुनिया में अपने पिता का नाम रोशन किया हो। बच्चों पर गुस्सा करना, डांटना, पिटाई करना एक आम बात है हमारी सोसाइटी में, लेकिन अपने बच्चे की ही हत्या कर देना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं, ये सोचने को विवश करता है। जनहित के तमाम दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों से नाराजगी है, शिकायत है, परेशानी है तो उससे बात कीजिए, ठंडे मन से उसकी भावनाओं को समझिए, उसकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगी कि भारतीय समाज में हर परिवार की अपनी एक मर्यादा है। माता पिता आपसे उम्र में बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। अपवादों को छोड़ दें तो माता पिता हमेशा अपने बच्चों का सबसे अच्छा चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। अगर वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आपसे कुछ चाह रहे हैं, तो आप भी उनकी भावनाओं की कद्र करें। सामाजिक तानों की परवाह न परिवार के लोगों को करना चाहिए, न माँ बाप को, न बच्चों को। सिर्फ अपना परिवार देखें, क्योंकि उसी के जरिए आपको आगे बढ़ना होता है। इस खबर में पूरी सच्चाई क्या है, जब सामने आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। जनहित में अब बिहार का रुख कर लेते हैं, जहां इन दिनों चुनाव से पहले मतदाता सूची पर तनाव है। चुनावी मौसम में बिहार की मतदाता सूची की समीक्षा का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा। चुनाव आयोग के अभियान को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी भी मिल चुकी है, लेकिन विपक्ष है कि चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहा। सवाल है कि क्या बिहार में वोटर लिस्ट की जांच और सुधार से बीजेपी को मुनाफा होने वाला है? क्या इससे विपक्ष को घाटा होने वाला है? इसीलिए इतना शोर, क्या इसी डर से इस पर इतना सियासी संग्राम मचा हुआ है? इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे अंकगणित और अनुमान के जरिए रखूंगी, जिनसे आप बिहार में चुनाव पूर्व विपक्षी खेमे में तनाव की वजह साफ साफ समझ जाएंगे। लेकिन उसके पहले आप बिहार में चुनाव आयोग की कवायद पर विपक्ष के सबसे नए आरोपों के बारे में जानिए। एक और राज्य के मतदाताओं की जांच पड़ताल जारी है। बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म भरवाने में जुटे हैं, और दूसरी ओर विपक्ष के नेता बार बार इस सुधार अभियान को वोट बंदी और चुनाव चोरी जैसे शब्दों से नवाज रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव आयोग को बीजेपी का अंग करार देते हैं। विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव आयोग की तुलना गोदी आयोग और भाजपा आयोग से करती है। विपक्ष के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, इसे सुनने से पहले आज राहुल गांधी ने ओडिशा की रैली में क्या कहा है, वो जानिए। इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई, वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को
बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे। आपको बताते चले कि जिस ओडिशा में राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे, साल 2000 के बाद उस ओडिशा में कांग्रेस पार्टी कभी जीत ही नहीं पाई है। पहले बीजू जनता दल की सरकार रही और उसके बाद कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बाजी मार ली। 2024 में जब लोकसभा के साथ ही चुनाव हुए थे, वहां पर ये सवाल राहुल गांधी की ओर से खड़े किए गए हैं, जहां पर 25 सालों से वो सत्ता से बाहर हैं। उधर महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों को चुनाव आयोग पूरी तरह से खारिज कर चुका है। अब बिहार चुनाव से पहले ही एक बार फिर राहुल गांधी ने ऐसे ही आरोप दोहराए हैं, जिसे एनडीए ने उनके ज्ञान की कमी का सबूत बताया है। क्या कहना है तेजस्वी यादव का? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसको तो मानेंगे आप? राहुल गांधी जी आप बताइए, इन नेताओं की आस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं है, और ये कहना गलत नहीं होगा। जोर का झटका लगा है, धीरे से लगा है, आगे भी लगेगा, क्योंकि जो पार्टी, जो नेता निर्वाचन आयोग में आस्था नहीं रखेगी, उसको ऐसे ही जनता भी और सभी समाज के वर्ग जवाब देते रहेंगे। माननीय राहुल गांधी जी चुनाव आयोग पर अगर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचारण चल रहा है, तो मामला जब विचारण में है तो इस ढंग की टिप्पणी करना राजनीतिक मर्यादा नहीं, न्यायिक ज्ञान की कमी को दर्शाता है। देश की सबसे बड़ी अदालत में कल ही बिहार में जारी मतदाता सूची समीक्षा अभियान के खिलाफ विपक्षी दलों और कुछ निजी संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन इस दौरान ये काम रुकेगा नहीं। सच यह है कि चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम बेहद तेजी से हो रहा है। आयोग के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक बिहार के कुल 7,89,69,844 मतदाताओं में से 5,87,49,463 मतदाताओं के गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। इस तरह से राज्य के 74% से ज्यादा वोटर्स इस वेरिफिकेशन ड्राइव में हिस्सा ले चुके हैं। बाकी मतदाताओं के लिए भी 15 दिन का वक्त बाकी है, लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि अंतिम तिथि यानी 26 जुलाई से काफी पहले ही यह काम पूरा कर लिया जाएगा। नियम कायदे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों की सूची में आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दिया, जिसे दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत करार दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में इसे विपक्ष के लिए जीत जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के ये इसको रोकने का जो प्रोग्राम था उसको सिरे से खारिज किया। विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने। बहस के दौरान जो सवाल तेजस्वी जी खड़े कर रहे थे, आधार कार्ड, राशन कार्ड सबको मान्य होना चाहिए, समय ज्यादा देना चाहिए, ये सब पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से बहस के दौरान जिक्र किया है। ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने इसे जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के तौर पर नहीं माना है। हालांकि गणना फॉर्म में मतदाताओं के लिए आधार नंबर भरने का कॉलम है, लेकिन ये वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। लेकिन बिहार से आ रही खबरों के मुताबिक अगर बीएलओ मतदाताओं से आधार नंबर अनिवार्य रूप से भरने पर जोर दे रहे हैं, जबकि सच ये है कि इस पर अभी चुनाव आयोग ने कोई फैसला ही नहीं लिया है। इसी बीच सीमांचल के किशनगंज और पूर्णिया से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो राष्ट्रीय चिंता का विषय हो सकती हैं। खबर है कि सीमांचल के जिलों में अचानक आवास प्रमाण पत्र के आवेदनों की बाढ़ आ गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में अकेले किशनगंज में ऐसी 2 लाख से ज्यादा अर्जियां मिली हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग हैं कौन? कहीं ये विदेशी घुसपैठियों तो नहीं, जिसकी आशंका बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी जता रहे हैं। पूर्णिया के इलाके में और किशनगंज में आपको मैंने बताया कि जहां आवासीय प्रमाण पत्र पिछले 8 दिनों में 10 गुना अधिक बढ़ा है, इसका जांच सरकार भी कर रही है और निर्वाचन आयोग भी जांच कर रही है कि इतने लोग अचानक आवासीय प्रमाण पत्र कहां से लेने के लिए आ गए।
कहीं ये बांग्लादेशी तो नहीं है, इसका जांच होगा। 1 लाख से ज्यादा तो आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अररिया में आवेदन किए हैं इस 3-4 महीना के अंदर में। फर्जीवाड़ा है तभी तो ये चल रहा है ना। वहाँ कुछ न कुछ बाहरी तत्व आते हैं, घुसपैठिए हैं, और उसको तो हर हाल में चिन्हित करके हटाने की जरूरत है। बिहार के सीमांचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बसने और बसाने की खबरें अक्सर सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सीमांचल में कितने घुसपैठिए हो सकते हैं। इसका जवाब आपको बताएं उससे पहले आप बिहार के नक्शे में सीमांचल कहां है उसे देखिए। इस इलाके में बिहार के 4 जिले आते हैं। ये जिले हैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया, जो नेपाल और बांग्लादेश के बेहद करीब हैं। 2019 के गृह मंत्रालय के एक अनुमान के मुताबिक बिहार में करीब 10 लाख घुसपैठिए हो सकते हैं, जिनके मोटे तौर पर सीमांचल में ही होने की बात कही जाती है। सीमांचल में कितने घुसपैठिए हैं और उनमें से कितनों के पास आधार और राशन कार्ड हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन बाकी बिहार की तुलना में इस इलाके की आबादी में बढ़ोतरी और डेमोग्राफी में काफी बड़ा बदलाव वाकई चिंताजनक है। 2011 में सीमांचल के किशनगंज की कुल आबादी 16,90,948 थी, जो चुनाव आयोग के मुताबिक अब 19,95,875 होने का अनुमान है। पिछली जनगणना में कटिहार की कुल आबादी 30,68,149 थी। 2025 में अनुमान के मुताबिक 35,95,694 हो चुकी है। 2011 में पूर्णिया की कुल आबादी 32,73,127 थी, जो अब 37,40,969 तक पहुंचने का अनुमान है। पिछली जनगणना के वक्त अररिया की कुल आबादी 28,06,200 थी, जो चुनाव आयोग के मुताबिक अब 33,73,421 हो चुकी है। सीमांचल की मुस्लिम आबादी की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में करीब 68%, कटिहार में 44.5%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38.5% मुसलमान थे। पूरे बिहार में 2011 की जनगणना के मुताबिक 17% मुस्लिम आबादी थी, लेकिन सीमांचल में मुसलमानों की आबादी 47% थी। एक और बड़ी बात यह है कि 1951 से 2011 के बीच पूरे बिहार में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी है, वहीं सीमांचल में यह आंकड़ा करीब 16% का रहा है। अभी नई जनगणना होनी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमांचल की डेमोग्राफी में बीते 1.5 दशक में और तेजी से बदलाव की आशंका है। इसकी सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ मानी जाती है, जिनके पास आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होने की बात भी कही जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में इन अवैध नागरिकों के नाम कटने का अंदेशा है, और क्या यही डर है जो इस वोट बैंक के लाभार्थियों को घाटे की चिंता सता रही है। कल जनहित में मैंने बिहार की एक खबर दिखाई थी। उस खबर में 90 के दशक के एक कथित विवादित नारे भूरा बाल साफ करो का जिक्र था। आज सुबह से उस खबर को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर आरजेडी से जुड़े कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लालू यादव ने कभी ऐसा नहीं कहा। खुद लालू अपनी आत्मकथा में भी यही बात लिखते हैं कि उन्होंने कभी भूरा बाल साफ करो वाला बयान नहीं दिया। लेकिन अब मैं आपको एक किताब मेरे हाथ में है, आप इसे गौर से देखें, जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था, कितना राज कितना काज। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह इसके लेखक हैं। इस किताब के पेज नंबर 73 पर वो जो लिखते हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात खुलेआम तो नहीं कही गई, लेकिन बताया जाता है कि लालू ने सवर्ण जाति के खिलाफ एक आपत्तिजनक नारा तैयार किया था, भूरा बाल साफ करो। लालू के प्रमुख सलाहकार और पूर्व सांसद रंजन यादव इसकी पुष्टि करते हैं कि वीपी सिंह के मंडल कमीशन लागू करने के बाद लालू यादव ऊंची जाति की आलोचना करने के लिए इस शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। मैं ये नहीं कह रही कि ये बिहार के एक बड़े पत्रकार अपनी किताब में लिख देते हैं, और इस किताब की बात तो छोड़ भी दें। मंगलवार को आरजेडी विधायक की मौजूदगी में मंच पर आरजेडी के नेता ने क्या कहा। हमारे लालू जी जिन्होंने कहा था कि भूरा बाल साफ करो, अब फिर वही समय आ गया है। ये शब्द मेरे नहीं हैं, आरजेडी विधायक के मंच से आरजेडी के एक नेता का है। सुनिए। हमारे लालू जी जो शुरू में बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, वही समय आ गया है, फिर वही समय आ गया है।
नेताजी 90 के दशक का याद दिलाते हैं। वो बोलते हैं लालू जी ने कहा था भूरा बाल साफ करो, और अगर मीडिया और मेरे जरिए वो खबर लोगों तक पहुंच रही है तो फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों की एक बड़ी आबादी आ जाती है। क्या आप सच जानना और सुनना नहीं चाहते हैं? हो सकता है कि 90 से इतर आज का दौर बिल्कुल अलग हो, लेकिन इतिहास के पन्नों को टटोलना, खंगालना बेहद जरूरी होता है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नेता का बचाव करना आपका काम है। आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस धर्म को आप निभाते रहिए, लेकिन जो सच है उसको स्वीकार करने का साहस भी दिखाइए। और अब जनहित में आज की स्पेशल स्टोरी, ऑपरेशन कालनेमी। लेकिन इस ऑपरेशन को जानने से पहले वो कथा सुनाना बेहद जरूरी है। ये कालनेमी कौन था? इस कथा से आपको ऑपरेशन कालनेमी समझने में आसानी हो जाएगी। कालनेमी एक मायावी राक्षस था, रिश्ते में रावण का मामा। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो रावण ने कालनेमी को उन्हें भटकाने का काम सौंपा था, ताकि वो देर हो जाए और लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाए। कालनेमी साधु का वेश बनाकर रास्ते में बैठ गया। हनुमान जी वहां से गुजरे तो उन्हें रोककर बोला कि सामने नदी में स्नान करके आओ, फिर एक दिव्य ज्ञान दूंगा। हनुमान जी ने साधु समझकर सम्मान रखा, लेकिन नदी में उतरते ही एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। जैसे ही हनुमान जी ने उसका वध किया, वो मगर एक सुंदरी के रूप में आ गया। उसने बताया कि यह साधु असल में कालनेमी राक्षस है। उसकी चाल क्या है वो भी जानकारी दी। फिर क्या था, हनुमान जी नदी से निकले और साधु वेश में बैठे कालनेमी का वध कर दिया, क्योंकि वो बार बार अपना रूप बदलता था। ये तो भारत जैसे धर्मभीरू देश में आस्था और विश्वास का सीजन 12 महीने ऑन रहता है, फिर भी सावन जैसे खास महीने में गेरुआधारी बाबाओं, झोलाधारी साधुओं की भीड़ बढ़ जाती है। इसी भीड़ में कई कालनेमी भी घुस जाते हैं, जो ऊपर से तो साधु दिखते हैं लेकिन असल में होते हैं महाढोंगी। ऐसे ढोंगियों को पकड़ने के लिए ही उत्तराखंड सरकार ने मुहिम शुरू की है, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन कालनेमी। पहले देखिए यह कालनेमी कैसे दिखते हैं, इनका हुलिया कैसा होता है। इसके लिए आप उत्तराखंड की बजाय यूपी वाला सैंपल पहले देखें, जो शामली से सामने आया। सोनू बाबा गाता अच्छा है, इसीलिए जहां पर वो भिक्षा के लिए जाते हैं उसे अच्छी खासी भिक्षा मिल जाती है। लेकिन पता नहीं कब और कैसे शामली के हिंदू मोहल्ले में लोगों को इन पर शक हुआ। ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है। पूछताछ हुई तो इन्होंने अपना नाम सोनू, पिता का नाम रोहित, सरनेम उपाध्याय, जाति ब्राह्मण और गांव का नाम बैदखेड़ी बताया। लेकिन जब आईडी मांगी गई तो उसने झट से कबूल कर लिया कि ये हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। सोनू नाम नहीं बल्कि शहजाद है। हिंदू योग्य हो या मुसलमान योग्य, ये बताइए। मुसलमान योग्य, अभी तुमने जो ये बताया था करने भाई हम हिंदू हैं ना, ये हमारा तो फिर हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? हम मानते हैं बाबा वाले। नहीं, मानना अलग बात है, हिंदू वेश धारण करके क्यों मांग रहे हो? इसे हम करते हैं। सारे परेशानियों की जड़ यही पहचान को छिपाना है। अब शामली पुलिस ऐसे कालनेमियों को ढूंढने निकल पड़ी है। ऐसे कितने शहजाद सोनू बने घूम रहे हैं। उत्तराखंड जहां पर ऑपरेशन कालनेमी के शुरुआती नतीजे अब कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है। हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर इतने साधु मिल जाएंगे जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। कोई कर्मकांड के लिए घूम रहा है, कोई पूजन करा रहा है, कोई रुद्राक्ष बेच रहा है। इस भीड़ से उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत कई कालनेमी हिरासत में लिए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनमें से कई नाम बेहद चौंकाने वाला है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड से 26 फर्जी साधु हिरासत में लिए गए हैं। इनमें 4 को देहरादून से और 22 को अन्य जिलों से पकड़ा गया। 26 कालनेमियों में से एक की पहचान बांग्लादेशी घुसपैठिए के तौर पर हुई है। 26 साल का रुकन रकम उर्फ शाह आलम ढाका के साखीपुर गांव का निवासी पाया गया है। रुकन रकम साधुओं के गेरुआधारी वेश में उत्तराखंड में घूमता रहता था। पकड़े गए कालनेमियों में हरिद्वार का रहने वाला सलीम भी है,
देहरादून में जो 4 लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने ये तो माना कि वो साधु नहीं है, लेकिन खुद को ढोंगी भी नहीं मान रहे। उनका कहना है कि साधु वेश सिर्फ पेट भरने के लिए ही धरा था। रुपया 2 रुपया वो ले लेना है, और क्या है, यही और क्या है। आप भी यहीं के रहने वाले हो? हाँ, मैं मटियानी से। क्या करते हो आप ऐसे जिले में? मैं श्री गर्भचार बालक देवता का धामी हूँ, बाबा नहीं हूँ मैं, और देव शक्ति का राज होगा उत्तराखंड में। आप ऐसा क्यों करते हो यार, लोगों के साथ ऐसा ठगी का काम? हमने कुछ नहीं करा सर, क्या ठगा किसको, हम तो खुद आशीर्वाद देने आए हैं। नाम और पहचान छिपाकर भिक्षा के लिए जाना और पकड़े जाने पर फिर आरोप लगा देना, कई जगहों से इस तरह के भी मामले सामने आए हैं। साधु वेश में बांग्लादेशी का पकड़ा जाना लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि ऑपरेशन कालनेमी का मकसद पाखंडियों और ठगों की पूर्ण सफाई है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हों। हमने ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड के अंदर चलाया है और कावड़ यात्रा भी हमारी प्रारंभ हो रही है कल से, और आज गुरु पूर्णिमा भी है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा। धामी सरकार ऑपरेशन कालनेमी को सावन और कांवड़ यात्रा से नहीं जोड़ रही है, लेकिन सावन के कथित ठेकेदार एक्टिव हो गए हैं। शुद्धता की मुहिम चलाने वाले स्वामी यशवीर ने पूछा है कि ये कैसे मान लिया जाए कि ये कालनेमी किसी आतंकी या देश विरोधी साजिश का हिस्सा नहीं होंगे। जो इस प्रकार की पहचान छिपा रहे हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि साधुओं के वेश में किसी मुस्लिम ने कोई घटना कर दी तो उसमें बदनाम कौन होगा? सनातन धर्म का सन्यासी, क्योंकि घटना करने वाला सन्यासी वेश में है और अपना नाम भी वो सनातन धर्म का ही बता रहा है। साधु वेश में बांग्लादेश का कालनेमी मिलने के बाद आतंकी अंदेशे को भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान छिपाने का मामला पहले ही यूपी से उत्तराखंड तक गर्म है। ऐसे में पहचान छिपाने वाले और लोग भी ऑपरेशन कालनेमी की चपेट में आ सकते हैं। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और मानकर चलें कि इस पूरे सावन में सियासत भी हरी भरी ही आपको दिखाई देगी। ये साफ है कि सावन में शुद्धता के नाम पर जुबानी आग लगाने का भी पूरा स्कोप दिखाई दे रहा है। सावन शुरू होने की पूर्व संध्या पर ही देश ने कांवड़ियों का सालाना उत्पात देख लिया है। यह एक तरह का ट्रेलर है कि सावन में कांवड़ियों के रास्ते में आने पर आम आदमी का अंजाम क्या हो सकता है। इसमें मैसेज था कि किसी कांवड़ को हल्की सी भी टक्कर आपके और आपकी कार या बाइक के लिए जानलेवा हो सकती है, आपके लिए जानलेवा हो सकती है। इससे पहले आप कांवड़ यात्रा की शुद्धता वाली फिल्म देख चुके हैं, जिसमें सावन के ठेकेदारों की फ्लाइंग स्क्वाड कांवड़ रूट पर छापे मार रही थी, चेक कर रही थी कि कहीं हिंदू नाम से ढाबा चलाकर कोई मुसलमान कांवड़ियों का धर्म तो भ्रष्ट नहीं करने की सोच रहा। और आज सावन शुरू होने के साथ तीसरा विवाद भी शुरू हो गया। हल्ला मच गया कि जब सरकार का आदेश है कि कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी तो फिर इसका पालन क्यों नहीं हो रहा। दूसरी ओर तर्क रखे गए कि मीट से इतनी दिक्कत है तो फिर शराब की दुकानें भी बंद कर लो। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। क्या कॉमेडी किंग कपिल शर्मा खालिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर हैं, या फिर कपिल के कैफे को खालिस्तानियों ने सिर्फ इसलिए टारगेट किया ताकि पब्लिसिटी में जिंदा रहें? कनाडा के कैफे पर गोलीबारी के बाद मुंबई में कपिल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कपिल की टीम ने कहा है, हम हार नहीं मानेंगे। रात के अंधेरे में धाई धाई की ये गूंज पूरे इलाके में दहशत फैला रही है। हमलावर के निशाने पर है कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का कैप्स कैफे कनाडा। हमलावर ने कार के भीतर से ही कैप्स कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की। इस हमले की जिम्मेदारी इंडिया के मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने ली है।
लाडी ने हमले की बात कबूल करते हुए कपिल शर्मा की किसी विवादित कॉमेडी पर नाराजगी जताई। सरे पुलिस सर्विस के मुताबिक गुरुवार 10 जुलाई 2025 को 1:50 पर सरे पुलिस सर्विस को 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में स्थित एक जगह पर गोलीबारी की सूचना मिली थी। गोलीबारी के दौरान कर्मचारी भी अंदर मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में उनके कैफे का नाम भी कैप्स कैफे ही है। कनाडा के सरे में बड़ी संख्या में पंजाबी मूल के रहने वाले लोग हैं। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा भी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में भी उनके कैफे का नाम कैप्स कैफे है। इसी नाम से उन्होंने कनाडा में कैप्स कैफे नाम का कैफे खोला है। आतंकियों ने फायरिंग कर पूरे शहर को दहला दिया। दूसरी तरफ कपिल शर्मा के कैफे की ओर से भी बयान जारी कर हिम्मत ना हारने की बात कही गई। बयान के मुताबिक, हमने कैप्स कैफे को इस उम्मीद के साथ खोला था कि इसे दोस्ताना बातचीत के जरिए खुशी वाला माहौल बनेगा। उस सपने के साथ हिंसा दिल दहला देने वाला है। उस सदमे से उबर रहे हैं लेकिन हार नहीं मान रहे। कनाडा में हुए कैप्स कैफे पर हमले के बाद कपिल शर्मा के मुंबई स्थित घर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई। इस प्रकार से कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई कनाडा में, जिसके बाद भारत में भी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। चाहे केंद्रीय एजेंसियां हो, एनआईए या फिर मुंबई पुलिस हो, मुंबई पुलिस भी सतर्क है। अब मूल्यांकन करेंगे कि कपिल शर्मा की सिक्योरिटी में कितने लोग तैनात हैं, उनकी बिल्डिंग की सिक्योरिटी में कितने लोग तैनात हैं, और अगर आवश्यकता होगी तो मुंबई पुलिस अपने जवानों को यहाँ पर तैनात करेगी। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने अपना मुकाम हर मुश्किल का सामना कर बनाया है। मैंने इन लोगों को बड़ा ऑब्जर्व किया है और मैं अपनी एज देखता हूं कि मैंने कहां से शुरू किया था। मैंने सब बुरे वक्त भी देखे सर, और अभी आज भगवान की दया से अच्छा वक्त भी है। अच्छी अच्छी जगह पे घूमता हूं, अच्छे पूरा वर्ल्ड मैंने एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट। तो मैं ये सोचता हूं कि नहीं यार, कुछ नहीं रखा है भागा दौड़ी में। आज कॉमेडी की दुनिया के किंग कपिल शर्मा पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और अकूत संपत्ति के मालिक भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा करीब 280 करोड़ रुपए संपत्ति के मालिक हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के हर एपिसोड के लिए वो 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। कपिल के पास 5.5 करोड़ रुपए की वैनिटी वैन है। साथ ही उनके पास मर्सिडीज, रेंज रोवर, वॉल्वो जैसी लग्जरी कारें भी हैं। तो मुंबई में उनका घर करीब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का है। पंजाब में भी उनके पास 25 करोड़ रुपए का फार्म हाउस है। कपिल शर्मा ने 2 साल की मेहनत के बाद कनाडा के सरे में कैप्स कैफे खोला है। उनके कैफे की कुछ दिन पहले ही सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई थी। इस कैफे का इंटीरियर भी सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आगे बढ़ते हुए अब वो खबर जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। आज शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे के शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में मंत्री संजय शिरसाट सिगरेट पीते नजर आते हैं और उनके पास एक खुला हुआ बैग दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने दावा किया है कि बैग में नोटों के बंडल भरे हुए थे। वीडियो में संजय शिरसाट और नोटों से भरे कथित बैग के पास एक कुत्ता भी नजर आ रहा है। अपने एक्स हैंडल से यह वीडियो शेयर करते हुए संजय राउत ने लिखा, लाचारी का दूसरा नाम है फडणवीस। मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तरस आ रहा है। वे और कितनी बार यूं ही बैठे बैठे अपनी प्रतिष्ठा को तार तार होते देखेंगे। कल ही आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन आरोपों में घिरे मंत्री संजय शिरसाट ने सफाई दी है कि इस वीडियो के जरिए उन्हें उनके नेता एकनाथ शिंदे और शिवसेना को बदनाम करने की साजिश हो रही है। वीडियो सामने आने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत में संजय शिरसाट ने कहा है कि वीडियो मॉर्फ करके बनाया गया है। मुझे लगता है ये संजय राउत को कोई काम धंधे नहीं है किसी को बदनाम करने के लिए इस तरीके के वीडियो दिखाना, ये गंदी राजनीति करना, इसलिए सिर्फ संजय राउत कर सकता है। और मुझे लगता है इस तरीके की नीचे हरकतें इसी वजह से उनके पक्ष भी डूब चुका है। 100% झूठी है। एक कट दिखाया जाता है, उसके बाद वो बैग खड़ी दिखती है, उसके बाद दिखाया जाता है कि वह बैग आड़ी हो गई, उसमें पैसे खुल के दिख रहे। ऐसा कभी होता है क्या? ये जानबूझ के की गई साजिश है, ये तब पक्का है। मंत्री जी के अपने दावे हैं, विरोधी पक्ष के अपने दावे, लेकिन पूरे मामले का सच क्या है वो देश के सामने, प्रदेश के सामने आना ही चाहिए। और अब आज का जनहित मंत्र, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं आपके एतबार की है। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।